नमः संस्कृता सभी विद्यार्थियों को सर्वेशाम छात्राणाम हार्दिकम स्वागतम वंदनम अभिवंदनम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल में। तो एक बार फिर से उत्साह की नई लहर दौड़ चुकी है। नए वर्ष का शुभागमन है और आंग्ल नव वर्ष का प्रारंभ हो चुका है। तो इसी सिलसिले में एनटीए ने भी नव वर्ष की इस कड़ी में एक नई लहर दौड़ाई है और आप सबके लिए एक नया उत्साह प्रारंभ किया है कि आप सब जो अभी तक तैयारी शुरू कर चुके थे और तैयारी कर रहे हैं लगातार हमारे विद्यार्थी, तो नए वर्ष की खुशी के साथ में पीजी का फॉर्म आ चुका है। ये एक नई जानकारी है, नई खबर है जो कि अभी रिसेंटली स्टडी कैपिटल में वीडियो अपलोड हुई और आप सभी ने उसको देखा। तो आप सभी लोग अपने फॉर्म के बारे में किस प्रकार से फिल करना है, इसके लिए भी जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए वो विपुल सर ने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी जा चुकी है, तो उसको आप लोग देख ही सकते हैं। तो आज बात करेंगे सीयूटी पीजी एमए संस्कृत की। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं और एमए संस्कृत में एक उच्चतम विश्वविद्यालय में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रवेश चाहते हैं, अपना जो भविष्य है, अपनी जो शिक्षा है वो किसी उच्चतम विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री को करना चाहते हैं, तो आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई सूचना है और नई विषय की जानकारी प्रदान करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप एमए संस्कृत की जो कक्षाएं हैं उनसे जुड़कर अपने भविष्य को आप और अच्छा बना सकते हैं और एमए संस्कृत की जो दिशा में और अच्छे मार्गदर्शन पर आप चल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूटी पीजी 2025 एमए संस्कृत बैच की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीयूटी पीजी के अंतर्गत सभी विषयों का पठन पाठन होता है और स्टडी कैपिटल में सभी विषयों की क्लासें चल रही हैं। तो उन सभी विषयों के अंतर्गत जो एमए संस्कृत की कक्षाएं हैं वो अक्टूबर से चल ही रही हैं और सभी लोग उसमें जुड़कर कक्षाएं कर रहे हैं। पर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और जो नहीं जानते हैं कि एमए संस्कृत का सिलेबस क्या होने वाला है और उसमें क्या अपडेट आया है नया, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो एमए संस्कृत का जो सिलेबस था और जो अब 2025 का नया फॉर्म आया है तो उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव है, इस पर चर्चा करेंगे और अगर कोई बदलाव नहीं है तो उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो जो लोग एमए संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो विशेषकर है और जो लोग फॉर्म से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, फॉर्म फिल कैसे करना है और ये जो सब जिसकी जानकारियां हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो वो इसी चैनल पर जो वीडियो अपलोड है विपुल सर के द्वारा कि फॉर्म फिल कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, वो वीडियो जरूर देख सकते हैं और बड़ी ही सावधानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं एमए संस्कृत जिसका कोड है LAQP03। एमए संस्कृत यानी LAQP03। ठीक, अब इसका सिलेबस क्या होने वाला है और क्या सिलेबस था और अब क्या है और या फिर इसमें कोई बदलाव है या नहीं है, इन सभी शंकाओं से आपका पर्दा हट जाएगा। ठीक, तो सिलेबस की बात करें इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना, और वो ये कि आप सभी लोग अगर हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल से, हमारे इस परिवार स्टडी कैपिटल से अगर आप जुड़ते हैं तो आप लोग को क्या सुविधाएं मिलेंगी, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या संस्कृत के लिए इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न केवल एमए संस्कृत अपितु सीयूटी पीजी से जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि सब जानकारी आप तक सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचे। ठीक, और उसके बाद एमए संस्कृत की तैयारी के लिए अगर आप जुड़ते हैं तो इसमें आपको लाइव क्लासेस एंड PYQ और MCQs और जितने भी कक्षा से संबंधित और तैयारी से संबंधित सुविधाएं हैं वो आप सभी को प्राप्त होंगी और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके और मोर डिटेल्स यानी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं सिलेबस की कि एमए संस्कृत का सिलेबस इस बार क्या होने वाला है। तो हेडिंग है हमारी कि सिलेबस फॉर संस्कृत यानी LAQP03, इसका जो कोड है। तो अब बात करें और आपको सबसे पहले पेपर के बारे में बताना चाहेंगे कि पेपर किस प्रकार से हुआ, कितने क्वेश्चंस का होता है। तो आप सभी को बता दें कि इस बार एमए संस्कृत के लिए कोई भी जनरल टेस्ट अथवा जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वह नहीं होने वाला है। आपको केवल अपने विषय में ही अध्ययन करना है और केवल विषय के जितने प्रश्न उनको हल करना है। तो 75 प्रश्नों का यह
प्रश्न पत्र होने वाला है आपके लिए, जो जिसमें कि 4 अंकों का एक प्रश्न होगा और -1 यानी एक नंबर की उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। तो इस प्रकार से 75 प्रश्न आपको करने हैं संस्कृत के ही केवल, और इसमें कोई जनरल टेस्ट आदि आपको नहीं देना है। तो ये बहुत अच्छी बात है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका ये कहना होता था हमसे बार बार कि सर हम संस्कृत के विद्यार्थी रहे हमेशा से, तो हम मैथ और गणित आदि आदि इन सभी विषयों को नहीं उतना अच्छे से कर पाते हैं, तो हम क्या करें, कहाँ से तैयारी करें। तो अब आपको केवल संस्कृत की ही तैयारी करनी है, केवल संस्कृत विषय पर फोकस करना है और केवल 75 प्रश्नों पर अपनी मेहनत आपको लगानी है। ठीक, तो अब बात करते हैं सिलेबस की कि कितने घटकों में यह सिलेबस विभाजित है और इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो एमए संस्कृत का सिलेबस है ये 4 घटकों में विभाजित है, यानी 4 यूनिट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले एक एक यूनिट की बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कोई बदलाव है या नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस है ये जो इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और पहले से वीडियो अपलोडेड है। चारों यूनिट के सिलेबस का जो विस्तृत भूमिका है पूरी वो इस पर पहले से अपलोडेड है और 2025 में भी वही सिलेबस रहने वाला है। और लेकिन अब इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, क्या क्या इन सभी चारों घटकों में कौन कौन सी टॉपिक्स हैं और कौन कौन सी मुख्य बिंदु हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला घटक है वो है संस्कृत साहित्य इतिहास, अर्थात संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमें जानना है द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत साहित्य के इतिहास में किन किन बिंदुओं को रखा गया है, कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं, तो वो है सबसे पहले वैदिक संहिता। वैदिक संहिता का अर्थ है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो चारों वेद हैं इनका क्या प्रारूप है, इनकी क्या भूमिका है, इनका क्या इतिहास है और इनसे संबंधित जितना भी विषय है वो सभी वैदिक संहिता के बिंदु में या उसके विषय में आ जाएगा। उसके बाद उन्हीं वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनके बारे में आपको जानना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद आरण्यक ग्रंथ अर्थात उन्हीं वेदों के जो आरण्यक ग्रंथ हैं उनको आपको पढ़ना होगा। और उपनिषद जो ईसकेन कठ प्रश्न मुंडवांडू के तित्तरी ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा, इस प्रकार से जो 10 प्रमुख उपनिषद हैं इनको आप सभी लोग को पढ़ना होगा और इन 10 उपनिषदों को तैयार करना होगा ताकि 75 प्रश्नों में से अगर कोई भी इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसको एकदम सही विकल्प चुन सकें। इसके बाद टॉपिक है वेदांगानी। वेदांगानी का मतलब है कि जो वेदों के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, छंद आदि आदि, तो ये सभी 6 वेदांग पढ़ने हैं। दर्शनों में आपको 6 आस्तिक दर्शन जो कि वैदिक दर्शन कहलाते हैं और 3 नास्तिक दर्शन पढ़ना है। उसके बाद रामायण वाल्मीकि विरचित जो रामायण ग्रंथ है उसको पढ़ना है और महाभारत से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी आपको इसमें अध्ययन करनी होंगी। उसके बाद पहले घटक के ही दूसरे भाग में कवयः तेषां कृतयश्च, अर्थात कवियों के बारे में पढ़ना है जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी कृतियां यानी उनकी रचनाओं के बारे में। इनमें से कौन कौन से कवि प्रमुख हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाओं को प्रमुख पढ़ना है इस पर थोड़ा देखते हैं। तो जो महाकवि भास हैं इनके बारे में पढ़ना है और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायण आदि आदि इनको पढ़ना है। उसके बाद जो महाकवि अश्वघोष हैं इनका बुद्ध चरितम, महाकवि कालिदास का मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि आदि, और महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, भट्टी का रावण बधम, शूद्रक का जो मृच्छकटिकम है वो, और भवभूति का उत्तर रामचरितम, और सुबंधु का वासव दत्ता, माघ का शिशुपाल बधम, बाण भट्ट का कादम्बरी और दंडी, श्रीहर्ष, कल्हड़, इस प्रकार के जितने भी महाकवि हैं इन सभी के ग्रंथों को जानना है ताकि साहित्य से संबंधित भी अगर प्रश्न आते हैं तो आप उसको सही विकल्प चुन सकें। ये हमने बात की अभी पूरे सिलेबस के पाठ्यक्रम के पहले घटक की यानी पहले यूनिट की। अब बात करते हैं दूसरे यूनिट में क्या क्या रखा गया है। तो दूसरे यूनिट में हम बात कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण की। दूसरे घटक में यानी दूसरे यूनिट में रखा गया है संस्कृत व्याकरणम। संस्कृत व्याकरण में कुछ ऐसी मुख्य बिंदु हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे जो पहला है वो है शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी अर्थात रामः रामौ रामः आदि जितने शब्द रूप हैं, अकारांत हो, अकारांत हो, इकारांत हो अथवा इकारांत हो, इन सभी को करना है। उसके बाद धातु रूपाणी में पठ धातु हो, भू धातु है, पठति पठता पठन्ति आदि आदि
सभी लकारों में, पंच लकारों में आपको इसको जानना पड़ेगा। उसके बाद संधि, संधि में स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, तीनों संधियों को जानना है। समास में आपको सभी समासों को अव्ययी भाव से लेके बहुव्रीहि समास तक जानना है। कारकाणी, कारकों में जो कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च, इस प्रकार से जो कारक है इनको जानना है। और स्त्री प्रत्यय कृदंत तद्धित, इतना प्रकरण आपको व्याकरण से कंप्लीट करना है। ये सब द्वितीय घटक अर्थात यानी सेकंड यूनिट में रखा गया है। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे यूनिट की। तो तीसरे यूनिट में संस्कृत काव्य शास्त्रम छंद शास्त्रश्च, तीसरी यूनिट में रखा गया है संस्कृत काव्य शास्त्र को, यानी जो काव्य शास्त्रीय आचार होते हैं उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को आपको जानना है, उनके बारे में जानना है, जिसमें भरतः भामः दंडी वामनः आनंदवर्धनः कुंतकः मम्मटा क्षेमेंद्रः विश्वनाथः, ये प्रसिद्ध आचार हैं जिनके द्वारा काव्य शास्त्रों की रचना की गई है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की गई है। इन्होंने किस प्रकार से रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदायों को आगे बढ़ाया है काव्य जगत में, इन सभी बिंदुओं को आपको पढ़ना है। ठीक, अब बात करते हैं अपने अंतिम घटक यानी चौथी यूनिट की। तो चौथी यूनिट में क्या महत्वपूर्ण है, तो चौथी यूनिट में रखे गए हैं सभी लक्ष्य ग्रंथ यानी संस्कृत साहित्य ग्रंथाः, केवल संस्कृत के वो प्रमुख ग्रंथ जिनको आपको पढ़ना है और इनसे संबंधित आने वाले सभी प्रश्नों पर बाजी मारनी है। ठीक, तो इसमें महाकवि कालिदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है उसका बहुत अच्छी तरीके से महाकवि कालिदास जी ने वर्णन किया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और दूसरा उनका ग्रंथ है मेघदूतम, यक्ष और यक्षिणी का जो संवाद है, जो उनकी विरह कथा है, उसको आपको मेघदूतम में पढ़ना है। और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को जानना है। भर्तृहरि जी द्वारा लिखित जो नीति शतकम है उसको भी पढ़ना है। और सबसे अंत में नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश इति ग्रंथ था, तो हितोपदेश ग्रंथ को आपको पढ़ना है। तो इन सभी यूनिटों में यानी पहले से लेकर चौथे तक जितना विषय दिया गया है, अगर आपने ये सभी कंप्लीट कर लिया तभी आप एमए संस्कृत के लिए एक उच्चतम विश्वविद्यालय के स्तर पर अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे और तभी आप उस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो अब 1 जनवरी से ज़्यादा आज 1 जनवरी से ये नव वर्ष प्रारंभ हुआ, तो आज 4 जनवरी है, तो समय अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। आप सब लोग जानते ही हैं कि आपकी परीक्षा की डेट शीट भी आ चुकी है, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो जाइए और सक्रिय हो जाइए अपनी तैयारी में, ताकि आप अपने एमए संस्कृत की तैयारी को और प्रशस्त बना सकें। तो सिलेबस से रिलेटेड अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, यानी 4 यूनिट में वो जो सिलेबस था वही आपके सामने, और इन सभी यूनिटों में आपको अध्ययन करना है। इन सभी यूनिटों का विषय का आपको इतना अध्ययन करना है कि आप सभी के सारे प्रश्न अच्छे रहें और आप सभी लोग एक उच्चतम विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश पाने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा सिलेबस से। और अब अगली वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी के साथ आपके सामने जुड़ेंगे। पर अब आप इतना आप जरूर मान के चलिए, अंत में यही कहेंगे कि अब आप लोग के पास समय नहीं बचा है। तो जो लोग तैयारी में अभी तक नहीं लगे थे और लापरवाही कर रहे थे, तो उन सभी विद्यार्थियों से हम यही कहेंगे कि अब समय नहीं बचा है, तो आप सभी लोग को सजग होकर और अपनी तैयारी को एक उच्चतम आयाम पर पहुंचाने के लिए आप सभी को एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ जुड़ जाना चाहिए, ताकि आप एमए संस्कृत की परास्नातक की डिग्री अपने मन पसंदीदा उच्चतम विश्वविद्यालय से कर सकें। तो एक नए टॉपिक के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को नमः संस्कृताय, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी प्रशस्त करते रहिए, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सभी लोग को नमः संस्कृताय, शुभ संध्या।